महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित धारावाहिक नेताजी। आइए सुनते हैं चौथी कड़ी। बोस ने सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित स्वयंसेवी समूह का आयोजन किया जो वर्दीधारी पोशाक और उत्कृष्ट स्टील कैटापल्ट से सजे अधिकारियों से सुसज्जित था। कलकत्ता स्थित प्रतिष्ठित ब्रिटिश टेलरिंग फर्म हरमन को उनकी त्रुटिहीन वर्दी तैयार करने का काम सौंपा गया था। कोर के जनरल के रूप में बोस के उल्लेख ने ब्रिटिश भारतीय प्रेस के भीतर महत्वपूर्ण विवाद और गपशप को जन्म दिया, यहाँ तक कि एक टेलीग्राम के माध्यम से फोर्ट विलियम में ब्रिटिश जनरल का ध्यान भी पहुंचा। इस बीच प्रसिद्ध शांतिवादी महात्मा गांधी, जो अहिंसा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, ने अकड़कर चलने, जूते चटकाने और सलामी देने जैसे अधिकार के दिखावटी प्रदर्शन को अस्वीकार कर दिया। वास्तव में उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन को प्रसिद्ध बर्ट्रम मिल्स सर्कस जैसे भव्य तमाशे के समान बताया, जिससे बंगाली समुदाय के भीतर सार्वजनिक आक्रोश फैल गया। इसके बाद बोस को एक बार फिर गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, इस बार सविनय अवज्ञा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए। हालांकि इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ही वह 1930 में कलकत्ता के सम्मानित मेयर के रूप में उभरे, जो एक बहुत ही सम्मान और प्रभाव की स्थिति थी। हालांकि शुरुआत में 1935 में लंदन में दुनिया के सामने पेश किया गया द इंडियन स्ट्रगल ने अपनी गहन अंतर्दृष्टि और अडिग भावना से पाठकों को मोहित करना जारी रखा है, जिससे इतिहास के इतिहास में एक सम्मानित लेखक और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के उत्साही चैंपियन के रूप में बोस का नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया है। 1930 के दशक के मध्य में बोस पूरे यूरोप में एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकले, जहां उन्हें भारतीय छात्रों और सम्मानित यूरोपीय राजनेताओं, जिनमें सम्मानित बेनिटो मुसोलिनी भी शामिल थे, से जुड़ने का सौभाग्य मिला। इस अनूठे अवसर ने उन्हें साम्यवाद और फासीवाद जैसी राजनीतिक विचारधाराओं के उल्लेखनीय संगठन और कार्यान्वयन को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका दिया। इन अनुभवों में डूबे हुए बोस ने परिश्रमपूर्वक शोध किया और अपने मौलिक कार्य द इंडियन स्ट्रगल के शुरुआती भाग को लिखा, जिसमें 1920-1934 के दौरान स्वतंत्रता के लिए देश के कठिन रास्ते का सावधानीपूर्वक वर्णन किया गया था। वास्तव में यह उनकी बौद्धिक क्षमता और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण का प्रमाण है। कॉलोनी में ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक को अनुपयुक्त समझा, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे लोगों में असंतोष भड़क जाएगा। इस बीच यूरोप में बोस को वियना के सम्मानित ओटो फाल्टिस के नेतृत्व में सम्मानित भारतीय मध्य यूरोपीय सोसाइटी के समर्थन के माध्यम से एकजुटता मिली। यूनियन सदस्यता पर व्यापक जानकारी इकट्ठा करने के लिए चेक ने पहले ही सकल सचिवों से जिलेवार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस विभाजन ने बोस और नेहरू के बीच भी फूट पैदा कर दी, जिसके परिणामस्वरूप 1939 की कांग्रेस बैठक में बोस एक स्ट्रेचर पर उपस्थित हुए। अपने उत्तराधिकारी के रूप में पट्टाभी सीतारमैया को गांधी की प्राथमिकता के बावजूद के मजबूत समर्थन के कारण बोस को फिर से चुना गया। मुथुरामलिंगम थेवर, जिन्होंने दक्षिण भारत में बोस के लिए वोट जुटाए। हालांकि कांग्रेस कार्य समिति के भीतर गांधी के गुट की चालों के कारण बोस को अंततः कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1937 से 1940 तक बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संगठन को साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुट होने और राजनीतिक स्वतंत्रता और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना दोनों के लिए प्रयास करने की वकालत की। 1938 तक एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचाने जाने वाले बोस ने विनम्रतापूर्वक कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लिया। वह भारतीय लोगों की पूर्ण संप्रभुता में दृढ़ता से विश्वास करते थे, भले ही इसके लिए उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ बल प्रयोग करना पड़े। इस सैद्धांतिक रुख के कारण बोस और श्रद्धेय मोहनदास गांधी के बीच दरार पैदा हो गई, जिन्होंने खुले तौर पर बोस के राष्ट्रविरोध किया,
जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भीतर विभाजन हो गया। 22 जून 1939 के ऐतिहासिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई जब बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की योजना बनाई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक प्रतिष्ठित गुट था। इसका महान उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को सशक्त बनाना था, और यद्यपि इसका प्रभाव मुख्य रूप से बंगाल के शानदार राज्य में फैला, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में गूंजी। अपने आप में एक महान व्यक्तित्व यू मुथुरामलिंगम थेवर, जो शुरू से ही बोस के उद्देश्य के साथ पूरे दिल से जुड़े हुए थे, विनम्रतापूर्वक फॉरवर्ड ब्लॉक के रैंक में शामिल हो गए। 6 सितंबर को एक ऐतिहासिक मोड़ आया जब बोस ने अपनी उपस्थिति से मदुरै को गौरवान्वित किया और एकता के विस्मयकारी प्रदर्शन में थेवर ने उनका हार्दिक स्वागत करने के लिए एक भव्य रैली आयोजित की। जब सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए समर्थन जुटाने के लिए मुथुरामलिंगा थेवर के निमंत्रण पर मदुरै गए, तो उन्होंने मद्रास में रुककर गांधी शिखर पर 3 दिन बिताने का अवसर लिया। उनके पत्र व्यवहार से पता चलता है कि ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रति उनकी स्पष्ट नापसंदगी के बावजूद वे जीवन के प्रति उनके व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित थे। इंग्लैंड में रहते हुए उन्हें ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेताओं लॉर्ड हैलिफैक्स, जॉर्ज लैंसबरी, क्लेमेंट एटली, आर्थर ग्रीनवुड, हेरोल्ड लास्की और J.B.S. जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों से मिलने का सौभाग्य मिला। वो हॉल्डन, आइवर जेनिंग्स, G.D.H. जैसे उल्लेखनीय राजनीतिक विचारकों के साथ भारत के भविष्य पर विचारोत्तेजक चर्चा में लगे रहे। कोल, गिलबर्ट मरे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। बोस का दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्र भारत को कम से कम 2 दशकों तक तुर्की के कमाल अतातुर्क जैसी समाजवादी तानाशाही की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्य से राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अंकारा में अतातुर्क से मिलने का मौका नहीं दिया। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान बोस ने विभिन्न राजनेताओं के साथ बैठकें सुनिश्चित करने के प्रयास किए, लेकिन केवल लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी के लोग ही उनके साथ जुड़ने के इच्छुक थे। अफसोस की बात है कि कंजर्वेटिव पार्टी के अधिकारियों ने केवल एक कॉलोनी से आने वाले राजनेता के रूप में उनकी स्थिति के कारण उनसे मिलने या शिष्टाचार बढ़ाने से इनकार कर दिया। 1930 के दशक के दौरान कंजर्वेटिव पार्टी के प्रतिष्ठित व्यक्ति भारत को डोमिनियन का दर्जा देने के सख्त खिलाफ थे। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि भारत ने 1945 से 1951 तक लेबर पार्टी के शासन के तहत प्रधानमंत्री इटली के कुशल नेतृत्व में अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता प्राप्त की। आपने सुनी महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित धारावाहिक नेताजी की 4थी कड़ी। 5वीं कड़ी के लिए आगे का वीडियो देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।